बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के मुखिया। भारतीय संस्कृति को मिली पहचान, मोईदम्स को मिला विश्व धरोहर का दर्जा, असम में स्थित है मोईदम्स। केंद्र सरकार ने हाथी पांव बीमारी के उन्मूलन के लिए उठाया बड़ा कदम, शुरू किया देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान। संस्कृति मंत्रालय ने किया भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन, संग्रहालय का लेआउट है बाओली से प्रेरित, दिल्ली में स्थित है यह संग्रहालय। भूस्खलन ने वायनाड में मचाई तबाही, केरल ने की केंद्र सरकार से भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, भूस्खलन के प्रभाव से निपटने की तत्काल मिल सकेगी सहायता। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने यह कदम देश में चल रहे कई हफ्तों से छात्रों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते उठाया है। दरअसल छात्र कोटा प्रणाली को हटाने की मांग कर रहे थे, जो नौकरी में मिलने वाले आरक्षण का मामला था। गौरतलब है कि साल 2018 में निरस्त की गई नौकरी कोटा योजना को अदालत द्वारा बहाल किए जाने से छात्रों में नाराजगी थी। वहीं नौकरी कोटा योजना नीति के तहत साल 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई थीं, जिसको लेकर छात्रों में रोष था, जो भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन का कारण बना। वहीं इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की, जिसका प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। बता दें कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, जो 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऐसे में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट का असर भारत में देखने को मिल सकता है, जो मौजूदा रेल, सड़क, ट्रांसशिपमेंट और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है। वहीं अवैध ड्रग एवं मानव तस्करी, जाली मुद्रा को बढ़ावा मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। यह भारत के साथ अपनी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व में साझा करता है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ जुड़ता है। वहीं बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बीते दिनों मोईदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह साइट विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट है। इसकी घोषणा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान की गई। इस सत्र का आयोजन 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि भारत 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन में शामिल होने के बाद पहली बार विश्व धरोहर समिति के सत्र की मेजबानी की। वहीं मोईदम्स असम की तीसरी और सांस्कृतिक श्रेणी में पहली विश्व धरोहर साइट है, जबकि असम की 2 अन्य विश्व धरोहर साइट्स काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जिन्हें 1985 में शामिल किया गया था। वहीं भारत विश्व धरोहर संपत्तियों की सबसे अधिक संख्या के मामले में दुनिया में 6वें स्थान पर है। बता दें कि मोईदम्स का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध अहोम राजवंश से है, जिन्होंने 1228 से 1826 ईस्वी तक असम पर शासन किया था। इस साम्राज्य के संस्थापक छौलुंग सुक्फा ने चराई देव में अपनी पहली राजधानी बनाई थी। मोईदम्स अहोम राजवंशों एवं कुलीन लोगों के कब्रगाह के टीले हैं, जो असम के ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी तुलना मिस्र के पिरामिड से की जाती है। इसका बाहरी भाग अर्ध गोलाकार होता है और आकार मामूली टीले से लेकर एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंचाई तक होता है, जहां इनका आकार दफनाए गए व्यक्ति की सत्ता, दर्जा और उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। इसमें एक गुंबदाकार कक्ष, बीच में एक ऊंचा चबूतरा होता है, जहां शव को रखा जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि यूनेस्को विश्व धरोहर साइट्स महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थान होते हैं। इन्हें मानवता के लिए सार्वभौमिक मूल्य का माना जाता है। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कन्वेंशन 1972 के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय दिल्ली की हुमायूं मकबरे के परिसर में स्थित है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में चल रहे यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान किया गया। इस संग्रहालय का लेआउट मध्ययुगीन बाओली पारंपरिक पानी के टैंकों से प्रेरित है। इसमें मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनके जीवन के ज्ञात पहलू और पिछले 7 शताब्दियों में निजामुद्दीन क्षेत्र की विरासत शामिल है। बता दें कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 14 वर्ष बाद 1569 से 70 में हाजी बेगम ने करवाया था।
जबकि इसके डिजाइन मिर्क मिर्जा गियास ने तैयार की थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था, जिसके चलते इसे साल 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मकबरा कई प्रमुख वास्तुशिल्प के लिए प्रेरणा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि हुमायूं भारत के दूसरे मुगल सम्राट थे। इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इन्होंने 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया था। इनकी जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बीते दिनों शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम की खोज की। वहीं परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम भंडार होने की पुष्टि की है। ऐसे में माना जा रहा है कि लिथियम के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। जहां वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और हांगकांग से लिथियम के आयात पर निर्भर है, वहीं इससे ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं और ग्रीन ऊर्जा अपनाने में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। यह मुलायम और चांदी जैसी सफेद क्षारीय विषाक्त धातु है। वहीं सभी धातुओं में इसका भार सबसे कम होता है। इसका उपयोग मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी तथा हार्ड पेसमेकर के निर्माण में भी किया जाता है। वहीं इसे वस्तुओं की मजबूती बढ़ाने और वजन हल्का रखने के लिए धातुओं के साथ भी मिश्रित किया जाता है। बीते दिनों केरल के वायनाड में भूस्खलन की भीषण घटना देखी गई, जिसके चलते केरल ने केंद्र सरकार से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं और संवेदनशील क्षेत्रों पर उनके प्रभाव से निपटने की तत्काल सहायता मिल सकती है। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा एक ऐसी घटना या संकट है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसके घटित होने से जीवन और संपत्ति तथा पर्यावरणीय नुकसान होता है। ये घटनाएं प्राकृतिक, मानवीय या तकनीकी कारणों से उत्पन्न हो सकती है। भारत में ऐसी आपदाओं का प्रबंधन NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह देश में आपदाओं के प्रबंधन और राहत कार्यों को नियमित करने के लिए काम करती है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन से संबंधित नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करना है। यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो देश भर में आपदा प्रबंधन प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हाल ही में भारत ने एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को चुना गया है। हालांकि ये दोनों भारत गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भी शामिल हैं। इन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि इस मिशन की परिकल्पना साल 2023 में इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से की गई थी। बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। यह मिशन ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो अंतरिक्ष में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। इसका उद्देश्य 14 दिन के मिशन के लिए चालक दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना है। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का अंतरिक्ष यान में स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है, जिसमें उन्नत तकनीकी और सुरक्षा जैसी सुविधाएं हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए एक द्विवार्षिक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा चरण है। इस अभियान के तहत लक्षित जिलों में घर घर जाकर निवारक दवाओं को खिलाने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 63 जिलों को शामिल किया गया है। यह अभियान लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को वैश्विक लक्ष्य से पहले खत्म करने के भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। बता दें कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह कमजोर करने वाली एक गंभीर बीमारी है जो प्रदूषित पानी में पनपने वाले क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। इसके लक्षणों में शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि के रूप में देखी जा सकती है, जो स्थायी दिव्यांगता का कारण भी बन सकता है। इसका इलाज निवारक कीमोथेरेपी के माध्यम से बीमारी के संक्रमण को रोककर किया जा सकता है। वहीं जोखिम वाले इलाकों में दवाओं की वार्षिक खुराक देने से बीमारी को रोका जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत इस बीमारी को निर्धारित लक्ष्य से पहले समाप्त करने की ओर अग्रसर है। हाल ही में NGT ने पर्यावरण मंत्रालय को पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की समय सीमा तय करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2022 में पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी किया था। इसका मकसद पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है। इस मसौदे में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं अधिसूचना में 5 वर्षों के भीतर मौजूदा खदानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। बता दें कि पश्चिमी घाट 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसे संरक्षित करने के लिए साल 2011 में माधव गाडगिल समिति गठित की गई थी, जहां समिति का मानना था इसके घने जंगलों और बड़ी संख्या में मौजूद स्थानिक प्रजातियों की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए मसौदा अधिसूचना जारी किया था। जानकारी के लिए बता दें कि इको सेंसिटिव जोन वे इलाके होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पाए जाने वाली प्राकृतिक संपदा और वन्यजीव विशेष रूप से बहुमूल्य होते हैं, जिसके चलते इनका संरक्षण जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 1971 में अस्तित्व में आया। 2. यह अपनी सीमा भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में साझा करता है। 3. इसकी सीमा उत्तर पूर्व में म्यांमार के साथ लगती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मोइदम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका संबंध अहोम राजवंश से है। 2. यह अहोम राजवंशों एवं कुलीन लोगों के कब्रगाह का टीला है। 3. इसमें एक गुंबदाकार कक्ष, बीच में एक ऊंचा चबूतरा होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक्सियोम फॉर्मेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। 2. इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3. इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बीमारी हाथी पांव के नाम से जानी जाती है। 2. इसका संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। 3. यह बीमारी अंगों में लिम्फोएडेमा का कारण बनाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 6 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। 2. इसे संरक्षित करने के लिए 2011 में गाडगिल समिति का गठन किया गया था। 3. यह क्षेत्र घने जंगल और बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 मनाया गया। यह दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी स्थापना साल 2013 डीरेक और बीवरली जॉबर्ट ने की थी। इसका मकसद जंगल में शेरों को आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग है जो शक्ति और ताकत का प्रतीक है। वही भारतीय विरासत में इसके महत्व को रेखांकित करता है। बता दें कि भारत एशियाई शेरों का घर है जो केवल गुजरात के गिरवन में पाए जाते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है, जहां इसे वायुसेना के सुखोई MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। बता दें कि गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। लॉन्चिंग के बाद यह ग्लाइड बम बेहद सटीक हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम की मदद से टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। इसके पूरा फ्लाइट डेटा टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने कैप्चर किया।
हाल ही में अभ्यास उदार शक्ति 2024 का समापन हुआ। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। बता दें कि इस संयुक्त वायु अभ्यास को रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से 5 से 9 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। यह एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास था जिसमें भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं ने भाग लिया था, जहां प्रशिक्षण अभ्यास में दोनों देशों के सुखोई 30 विमानों के साथ हवाई युद्ध अभ्यास किए गए। वहीं इस अभ्यास के माध्यम से चालक दल एक दूसरे की परिचालन प्रोटोकॉल से परिचित हुए और परिचालन दक्षता को बढ़ाने का अभ्यास किया। साथ ही दोनों वायुसेनाओं के तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने रखरखाव के अभ्यासों का आदान प्रदान किया। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में की गई। यह तैरता हुआ विद्युत संयंत्र ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर पर विकसित किया गया है। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। इस परियोजना का मकसद कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। साथ ही 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसे केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है, जबकि इसका क्रियान्वयन SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नामों की सूची जारी की है। यह पुरस्कार 30 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार को 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा, जिनमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम शामिल है। इस साल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 13 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री और 18 को विज्ञान युवा पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं इसरो की चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि जी पद्मनाभन को विज्ञान रत्न से नवाजा जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसे चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक सफल लैंडिंग के सम्मान में मनाया जाएगा। यह पहला दिवस चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा के थीम पर आधारित होगा, जहां इस मौके पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर 22 और 23 अगस्त तक नई दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में IRCTC और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन इंडिया वन टिकट पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के माध्यम से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया गया। इसके माध्यम से यात्री की वेबसाइट और ऐप पर नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने की सुविधा दी जाएगी और उन्हें टिकट रद्द करने और भुगतान प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं यात्री वर्तमान रेल आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नमो भारत के टिकट भी 120 दिन पहले से ही बुक कर सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जीवन योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इसे 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना 2028 से 2029 तक चलेगी। वहीं योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कृषि अवशेष, वानिकी अपशिष्ट, औद्योगिक उप उत्पाद को शामिल किया गया है। साथ ही शैवाल जैसे लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक से उत्पादित जैव ईंधन को भी शामिल किया गया। बता दें कि यह कदम देश के इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाया गया, जो 2025 से 26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वर्तमान में इथेनॉल मिश्रण दर लगभग 15% है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।